हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है इन्फ्लुएंस। इसका मतलब कंपनियां के सामान बेचने के तरीके के बारे में जानें। इनका लेखक का नाम है रॉबर्ट बी सियालदीनी। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। इन्फ्लुएंस में हम देखेंगे कि किस तरह कंपनियां हमारे स्वभाव का गलत इस्तेमाल करके हमें अपना प्रोडक्ट बेचती है। हम देखेंगे कि हमारी वे कौन कौन सी आदतें हैं जिसका फ़ायदा एक जानकार व्यक्ति उठा सकता है। हम ऐसे लोगों से बचने के तरीक़ों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि किस तरह से आप इन स्वभावों को खुद पर हावी होने से बचा सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक सेल्समैन हैं और लोगों के स्वभाव को अच्छे से समझना चाहते हैं। वे जो खुद को किसी की बातों में आने से बचाना चाहते हैं। वे जो अपनी गलती आदतों को और स्वभावों को बदलना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आज हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में घुस जाते हैं। जगह जगह पर लगे बोर्ड पर अलग अलग कंपनियां अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती है। वे हमारा ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ कंपनियां आपके स्वभाव और आपकी आदतों का इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। इस किताब में हम देखेंगे कि किस तरह से ये कंपनियां आपके स्वभाव का इस्तेमाल कर आपको अपना सामान बेचती है। इसकी मदद से आप सेल्समैन के तरीक़े को जानकर अपने आप को गलत लोगों से बचा सकते हैं। यह किताब आपको इंसानों के स्वभाव के बारे में बहुत सी बातें बताती है और कुछ गलत स्वभावों को बदलने के तरीके के बारे में भी बताती है, जिन्हें जानकर आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से कंपनियां आपके स्वभाव का गलत इस्तेमाल करती है। बैन की गई चीज़ें हमें क्यों ज़्यादा आकर्षित करती है। किस तरह हम अनजाने में वही करने लगते हैं जो सब कर रहे हैं। अध्याय नंबर 2। कंपनियां आपके स्वभाव का गलत इस्तेमाल कर सकती है। आपने कौवे और कोयल की कहावत सुनी होगी। कौवा खुद अपने बच्चों को नहीं पालता, वो कोयल के घोंसले में अपने अंडे दे देता है। जब अंडे फूटते हैं और उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं तो कोयल कौवे के बच्चे को भी अपने बच्चों की तरह पालती है। लेकिन जब वे बोलने लगते हैं तब कोयल को पता चलता है कि यह उसका बच्चा नहीं है। जब तक कौवे का बच्चा चुप रहता है तब तक कोयल भ्रम में जीती है। उसकी खामोशी टूटने के साथ कोयल का वह वहम भी टूट जाता है। कुछ इसी तरह से कंपनियां भी आपको वहम में रखती है और यह सब वहम तब तक नहीं टूटता जब तक आप उनके प्रोडक्ट को आजमाते नहीं हैं। वे अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ाकर एडवर्टाइज करते हैं। हम वही देखते हैं जो वे हमें दिखाना चाहते हैं। उनकी असलियत का पता हमें तब चलता है जब हमारा नुकसान हो चुका होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, लोगों की यह भावना महंगी चीज़ें अच्छी होती हैं। यह एक हद तक सही भी है, लेकिन कभी कभी इसका इस्तेमाल गलत होता है। लोग नकली चीज़ों की कीमत ज़्यादा लगाते हैं जिससे आपको यकीन हो जाए कि वह सामान अच्छा है। इसके बाद आप उसे ख़रीदते हैं और आपको आपके पैसे के बदले एक कड़वी सच्चाई मिलती है। इसकी एक वजह यह भी है कि हम पता नहीं लगा पाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या ख़राब है। इसलिए हम छोटे रास्ते की तलाश करते हैं जो हमें कहीं नहीं ले जाते। अध्याय नंबर 3। लोगों के अंदर एहसान उतारने की भावना होती है। जब भी कोई हमारी मदद करता है तो हमारे अंदर उसकी मदद करने की भावना अपने आप पैदा हो जाती है। यह इंसानों का स्वभाव होता है। वे दूसरों की मदद को भी लौटाने की कोशिश करते हैं। अगर समाज में हर कोई इस तरह से एक दूसरे की मदद करता रहे तो यह दुनिया एक अच्छी जगह बन जाएगी। लेकिन इसका भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।
एक रिसर्च में एक जोई नाम के व्यक्ति ने अपने कुछ दोस्तों को एक कोक खरीद कर दिया। फिर बाद में उसने उनसे एक लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए कहा। उसके ज़्यादातर दोस्तों ने उस कोक के बदले जोई का टिकट खरीद कर दिया, जबकि उसकी कीमत कोक से 4 गुना ज़्यादा थी। जोई अपने दोस्तों को काबू कर रहा था। अंत में फ़ायदा उसका हुआ। कुछ इसी तरह से लोग भी आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आपकी मदद करेंगी और फिर बाद में आपसे ज़्यादा मदद मांगेंगे। आइए देखिए हमारे अंदर यह भावना क्यों है। जब कोई हमारी मदद करता है तो हमारे ऊपर एक बोझ सा बन जाता है। हम जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति की मदद करके उस बोझ को हल्का करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर यह मानसिकता बन चुकी है कि अगर हम किसी की मदद के बदले उसकी मदद नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। इसलिए हम उसकी मदद करके अपने आप को अच्छा साबित करने में लग जाते हैं और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो क्या हमें दूसरों की मदद के बदले उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? ऐसा करना गलत होगा। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि सामने वाला हमारी मदद क्यों कर रहा है। अगर वह आपकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि आप मुसीबत में हैं, तो आप भी सही वक्त आने पर उसकी मदद कीजिए। लेकिन अगर उसके मदद करने की वजह कुछ और है तो समझ जाइए कि वह अपने स्वार्थ के लिए आपको साथ दे रहा है। अध्याय नंबर 4, रिजेक्शन देन रिट्रीट का तरीका धोखा देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक बार एक पायलट एयरपोर्ट पर देर से पहुंचा। देर से आने की वजह से प्लेन 30 मिनट लेट हो गई। जब वह प्लेन में बैठा तो उसे यात्रियों के लिए एक अनाउंसमेंट की, प्लेन 3 घंटे बाद उड़ान भरेगी, कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें। 5 मिनट बाद उसने फिर से एक अनाउंसमेंट की, मैंने कंट्रोल रूम से बात कर ली, अब यह प्लेन 30 मिनट बाद उड़ान भरेगी। यह अनाउंसमेंट सुनकर सभी यात्रियों ने चैन की सांस ली। इस तरीके को रिजेक्शन देन रिट्रीट कहा जाता है। जब हमें एक बहुत महंगी चीज़ दिखाई जाती है और उसके बाद उसके मुकाबले एक सस्ती चीज़ दिखाई जाती है तो हम वह सस्ती चीज़ ले लेते हैं। जब पायलट ने 3 घंटे के बाद 30 मिनट लेट उड़ान भरने का अनाउंसमेंट किया तो सभी यात्री चैन से बैठ गए, क्योंकि 3 घंटे के सामने 30 मिनट कुछ भी नहीं है। अगर उसने सीधा 30 मिनट लेट होने की घोषणा की तो यात्री असंतुष्ट रहते। रिजेक्शन देन रिट्रीट का तरीका बहुत ज़्यादा कामयाब है। इससे हम सामने वाले से काफ़ी हद तक अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं और वह खुशी खुशी हमारा काम कर भी देते हैं। अगर किसी सेल्समैन के पास 2000 रुपये का सामान बेचने का टारगेट है तो वह आपको पहले 5,000 रुपये का सामान दिखाएगा। इसके बाद वह आपको 2000 रुपये का सामान दिखाएगा। अब आपके सामान खरीदने के चांस बढ़ जाते हैं और सेल्समैन आपका टारगेट पूरा कर लेता है। अध्याय नंबर 5, जब हमारे पास मौके कम हो जाते हैं तब हम उनके पीछे ज़्यादा भागने लगते हैं। क्या कभी किसी शॉपिंग मॉल के सामने आपके यह लिखा हुआ देखा है 15% डिस्काउंट 20 मार्च तक, या फिर अवसर एक सीमित समय तक उपलब्ध है? क्या आपको पता है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब हमारे पास सीमित मौके हो जाते हैं तब हम उनके पीछे भागने लगते हैं। जब भी हम किसी सामान पर डिस्काउंट देखते हैं तो हम उसे लेने के लिए भागते हैं, भले ही हमें उसकी ज़रूरत ना हो। एक स्टडी में पाया गया है कि एक दुकान के कुछ ख़रीदारों से जब यह कहा गया कि मीट का दाम 3 दिन तक सस्ता रहेगा तो उन्होंने बाकी लोगों से 6 गुना ज़्यादा मीट खरीदा। आइए देखिए ऐसा क्यों होता है। जब किसी चीज़ की कीमत अचानक से कम हो जाती है तो हम उसे ज़्यादा खरीदने लगते हैं। अगर उसी चीज़ की कीमत 2 साल में धीरे धीरे करके कम हो तो लोग उसे उतना ही खरीदेंगे जितना पहले खरीदते थे। जब दाम तुरंत कम हो जाता है तो हमारे अंदर यह भावना आ जाती है कि जल्दी से जल्दी इस अवसर का फ़ायदा उठा लिया जाए। इसी तरह अक्सर किसी देश के लोगों पर अचानक से नौकरी की समस्या आ जाए तो वे सड़कों पर उतरकर हड़ताल करने लगते हैं। लेकिन अगर वहाँ के लोग सालों से बेरोज़गारी में जी रहे होंगे तो वे हड़ताल नहीं करेंगे। इसके अलावा लोग प्रतियोगिता की वजह से सामान खरीदते हैं।
लोग यह सोचकर सामान खरीदते हैं कि कहीं कोई और उसे ना खरीद ले। लोग अक्सर रियल एस्टेट के बिजनेस में खरीदारों को यह बोलकर प्रॉपर्टी बेचते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पहले ही उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कहा है। यह सुनते ही कुछ लोग उसे खरीद लेते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको उस सामान की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है तो भावना में बहकर कोई फैसला मत लीजिए। अध्याय नंबर 6, बैन की गई चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है। अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे को जिस काम के लिए मना किया जाता है वे वही काम करते हैं। अगर हम उन्हें किसी चीज़ को छूने से मना करते हैं तो वे उस चीज़ के लिए और जिद करने लगते हैं। बड़ों का व्यवहार इससे कुछ अलग नहीं है। हमें भी जिस काम के लिए मना किया जाता है हम वही काम करते हैं। इतिहास में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब भी किसी जानकारी या किसी सामान को बैन कर दिया जाता था तो लोग उसका इस्तेमाल बढ़ा देते थे। फ्लोरिडा के डेड काउंटी में फॉस्फेट डिटर्जेंट को बैन कर दिया गया था। इसके बाद लोग फॉस्फेट डिटर्जेंट की स्मगलिंग करने लगे और समय के साथ मानने लगे कि फॉस्फेट डिटर्जेंट अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट होते हैं। इंसानों के अंदर जिज्ञासा भरी पड़ी है। वे हर एक चीज़ की वजह जानना चाहते हैं और अगर उन्हें सही वजह के साथ वह बात न समझाई जाए तो वो उसे जानने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे आसपास ही इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं। आमिर खान की मूवी पीके को लेकर जब हंगामा होना शुरू हुआ और लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया, तब जिन लोगों ने यह मूवी नहीं देखी वे भी उसे देखने गए। वे जानना चाहते थे कि लोग इसे लेकर क्यों हंगामा कर रहे हैं। इसका नतीजा यह निकला कि पीके अपने समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। अध्याय नंबर 7, हम लोगों के सामने कही गई बात को साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा यह व्यवहार होता है कि जब हम दूसरे लोगों के सामने कोई वादा करते हैं तो हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम समाज में अपनी इज्जत बनाकर रखना चाहते हैं और उस इज्जत को बनाए रखने के लिए हम खुद को बदलने के लिए भी तैयार हैं। कोर्ट में एक गवाह जब कोई गवाही देता है तो वह फिर कभी अपनी कही गई बात से पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ से वकील अक्सर उनके शब्दों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके अपना केस जीतने की कोशिश करते हैं। यह तरीका काफ़ी हद तक कामयाब है क्योंकि एक बार गवाह ने अपनी बात कह दी तो वह अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी करेगा। जब हम लोगों के सामने कोई वादा करते हैं या फिर कोई बात कहते हैं तो हम उसे सही साबित करने की कोशिश में खुद को बदलने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसका इस्तेमाल चाइना के अफसरों ने अमेरिका के कैदियों से जानकारी हासिल करने के लिए किया। कोरियन युद्ध के बाद अमेरिकी कैदियों से चाइना के अफसरों ने पूछताछ करने का एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कैदियों से कहा कि वे हर रोज़ अमेरिका अच्छा नहीं है लिखकर उसे गाया करें और उसका नारा लगाया करें। कैदी यह लाइन लिखकर उसे बाकी कैदियों के सामने गाते थे। कुछ दिनों बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने काफ़ी हद तक उनकी मदद की और उनके सवालों का जवाब दिया। इस तरीके को फुट इन द डोर कहा जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल सेल्समैन किया करते हैं। वे अपने ग्राहकों से पहले छोटे छोटे वादे करवा लेते हैं और फिर बाद में उन्हें बड़े बड़े ऑफ़र दिखाते हैं। ग्राहक अपनी इमेज को बदलकर अपने वादा या अपनी बातों को सच साबित करने की कोशिश करते हैं और सेल्समैन से सामान खरीद लेते हैं। अध्याय नंबर 8, जब हम किसी चीज़ के लिए लड़ने का फैसला करते हैं तो हमारे अंदर बहुत से बदलाव आते हैं। पहले के समय में बच्चों को पढ़ाने के लिए आश्रम हुआ करते थे। बच्चे छोटी उम्र में वहाँ पर जाकर पढ़ाई करते थे और बड़े होने पर वहाँ से आते थे। ऐसे ही एक बुद्ध आश्रम में बच्चों के दाखिले के लिए कुछ परीक्षाएं हुआ करते थे। इस परीक्षा में बच्चों को जब उनके घर वाले आश्रम छोड़ने आते थे तो वे उसे गेट पर छोड़कर चले जाते थे। बच्चे को गेट के पास आंख बंद करके तब तक बैठना होता था जब तक आश्रम का कोई व्यक्ति उसे लेने ना आए। बच्चे तेज़ धूप, ठंडी और बरसात में गेट पर आंख बंद करके बैठे रहते थे और एक दिन बाद कोई उन्हें लेने आता था। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसी परीक्षाओं का क्या फ़ायदा होता है। इन परीक्षाओं में बच्चों को पहले दर्द सहना पड़ता है
और अगर वे उसमें कामयाब होते हैं तो उन्हें दाखिला मिलता है। जब हमें कोई चीज़ मुश्किल से या बहुत मेहनत करने पर मिलती है तब हम उसकी कीमत को समझते हैं। हम बाहर की समस्याओं से लड़कर अपने अंदर बदलाव पैदा करते हैं और उस चीज़ की इज्जत करते हैं। हम उस चीज़ को खोने से या छोड़ने से डरते हैं और उसे अपने पास रखने की पूरी कोशिश करते हैं। गाड़ियाँ को बेचते वक्त प्रोफेशनल लोग गाड़ियाँ के बहुत सस्ते दाम दिखाकर लोगों को गाड़ियाँ का ऑफ़र देते हैं। टेस्ट ड्राइव के वक्त वे लोगों को गाड़ी की बहुत सारी खूबियाँ बताते हैं जिसमें उनके अंदर इसकी ख्वाहिश जाग जाए। जब वे उसे ख़रीदना आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि कंपनी के बैक एरर की वजह से गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है। लोग फिर भी वो गाड़ी लेते थे क्योंकि अब उन्हें वो गाड़ी अच्छी लगने लगी है। अध्याय नंबर 9। जब हमें पता नहीं होता है कि क्या करना है तब हम वही करते हैं जो सब लोग कर रहे हैं। सोचिए आप सस्ते से कहीं जा रहे हैं और आप देखते हैं कि हर कोई आसमान की तरफ देख रहा है। आप सबसे पहले कहाँ देखेंगे? आसमान की तरफ। आज की पीढ़ी में आसानी से देखने को मिल जाता है। अगर रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो लोग उसका वीडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगते हैं। वे उन लोगों की मदद करने नहीं जाते। ऐसे में उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वे वही करने लगते हैं जो सब कर रहे हैं। 1964 में किटी जेनोविस नाम की एक महिला को उसके घर के सामने मार दिया गया। उसे लगभग आधे घंटे से मारा जा रहा था और 38 लोग अपने घर की खिड़कियों से खड़े होकर उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी पुलिस को फ़ोन नहीं किया और ना ही वे उसकी मदद करने के लिए गए। जब बहुत सारे लोग खड़े होकर ऐसे अपराधों को देखते हैं तो वे जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। उनके दिमाग में यह बात घूमने लगती है कि इतने सारे लोगों में से मैं ही क्यों मदद करूं। इसके अलावा जब लोग एक दूसरे को नहीं जानते तो वे उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं। वे बातचीत करके यह फैसला नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या करना है। ऐसे हालातों में यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद को भीड़ से अलग करके वो कीजिए जो सही है। आप लोगों से मदद मांगिए जिससे कि उन्हें यह पता लगने लगे कि उन्हें करना क्या है। आप एक जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश कीजिए। अध्याय नंबर 10। अपने जैसे लोग को देखने से हम वही करने लग जाते हैं जो वे कर रहे होते हैं। क्या आपके बेटे ने कभी आपसे किसी खिलौने के लिए जिद किया है क्योंकि उसके दोस्त के पास भी एक वैसा ही खिलौना है? अपने पड़ोसी की नई गाड़ी को देखकर क्या आपके अंदर गाड़ी खरीदने की इच्छा जागी है? अक्सर ऐसा होता है कि हम वही चीज़ खरीदने या वही काम करने लगते हैं जो हमारे जैसे लोग पहले से कर रहे होते हैं। जब हम शराबियों के बीच रहते हैं तो हम भी कुछ समय के बाद शराब पीने लगते हैं। कंपनियां अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते वक्त टेस्टिमोनियल को इस्तेमाल करती है, जिससे वे लोगों को दिखाती है कि किस तरह उनके जैसे लोगों ने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर अपनी परेशानियों को दूर किया। लोग यह देखकर उस सामान को खरीदने लगते हैं। जब सोशल मीडिया पर या टीवी पर आत्महत्या की खबरें दिखाई जाती है तो अचानक से प्लेन क्रैश या रोड एक्सीडेंट के केस के साथ आत्महत्या के केस भी बढ़ जाते हैं। जब कुछ स्टूडेंट देखते हैं कि उनके जैसे स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली तो वे भी अपनी परेशानियों से बचने के लिए यह रास्ता अपना लेते हैं। रोड एक्सीडेंट के केस में लोग उसी व्यक्ति की नकल करने लगते हैं जिसने आत्महत्या की है और वे जानबूझकर एक्सीडेंट कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक आत्महत्या की खबर की वजह से 58 मौत ज़्यादा होती है जो कि नहीं होनी चाहिए थे। इसे वर्थर इफेक्ट कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में एक किताब लिखी गई थी जिसकी वजह से पूरे यूरोप में आत्महत्या की एक लहर दौड़ पड़ी। इसी के बाद वर्थर इफेक्ट को नाम दिया गया। इसका असर तब सबसे ज़्यादा होता है जब हमारे जैसे लोग आत्महत्या करते हैं। जब स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को आत्महत्या करते देखते हैं तब वे ज़्यादा आत्महत्या करने लगते हैं। अध्याय नंबर 11। जिन लोगों को हम पसंद करते हैं उन लोगों की बात हम आसानी से मानते हैं। जब कोई खूबसूरत व्यक्ति आपसे मदद मांगता है तब आप खुशी खुशी उसकी मदद करते हैं। इसके अलावा जब हमारा कोई अच्छा दोस्त हमसे मदद मांगता है तो हम उसे ना नहीं कह पाते। इसकी वजह यही है कि हम उनकी बात मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। जब कोई हमारी चापलूसी करता है
तो हमें अच्छा लगता है और हम उसकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। इसका इस्तेमाल सेल्समैन अपना सामान बेचने के लिए करते हैं। वे हमारी चापलूसी करके खुद को हमारे जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी सेल्समैन से सामान लेते वक्त कहिए कि आपको लाल रंग पसंद है, तो वह कहेगा कि मुझे भी लाल रंग बहुत पसंद है और यह रंग आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। जब कोई हमारी जैसी सोच रखता है या फिर हमारी और उसकी मंजिल एक ही है, तो हम उसे पसंद करने लगते हैं। जब कोई हमारा साथ देता है तो हम उसकी बात आसानी से मान लेते हैं। इसका इस्तेमाल पुलिस वाले किया करते हैं। अपराधी से पहले एक पुलिस वाला मारपीट कर बात करता है, फिर एक अच्छा पुलिस वाला अपराधी का साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है और उससे अच्छे से बात करने लगता है। इससे वह अपराधी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। खुद को इससे बचाने के लिए आप खुद से यह सवाल कीजिए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के साथ रहने पर आपके देर तक अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन बाद में उसकी बातों के बारे में सोचने पर आपको लगता है कि वह गलत बोल रहा था। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि आप उस व्यक्ति के बहकाव में आ रहे थे। अध्याय नंबर 12, लोगों को औहदा दिखाकर उनसे अपना काम करवाया जा सकता है। अगर आपके साथ काम करने वाला आपसे कहे कि आप उसका काम कर दीजिए, तो आप शायद उसका काम ना करें, लेकिन अगर आपके बॉस ने कहा है कि आप उसका काम कीजिए, तो आप ज़रूर उसका काम करेंगे। ठीक इसी तरह अगर एक प्रोफेसर आपको कोई जानकारी दे तो आप उसे सच मान लेंगे, लेकिन वही जानकारी अगर एक अनपढ़ व्यक्ति दे तो आप उसे नहीं मानेंगे। इन सब बातों से यह जाहिर होता है कि अगर कोई हमसे ओहदे में बड़ा है तो हम उसकी बात आसानी से मान लेते हैं, लेकिन अगर वह हमारे बराबर या हमसे छोटा है तो हम उसकी बात नहीं मानते। स्टैनली मिलग्राम के एक एक्सपीरियंस में लोगों को एक बहुत ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति ने एक इंस्ट्रूमेंट दिखाकर बताया कि वह इंस्ट्रूमेंट बहुत ख़तरनाक बिजली के झटके पैदा करता है। फिर लोगों को वह इंस्ट्रूमेंट दे दिया ताकि वे उसका इस्तेमाल कर लोगों को धमका सके। उन सभी लोगों ने बिना सवाल किए इस बात को मान लिया। हमें अगर सिर्फ ओहदा दिखाया जाए या उसका नाम लेकर धमकाया जाए तो हम भी उस बात को मान लेते हैं। अगर आपके साथ काम करने वाला कर्मचारी आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो आप उसे कहिए कि आप उसकी शिकायत करेंगे। यह सुनते ही वह थोड़ा शांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमसे कोई यह कहे कि हमारा बगल में बैठा व्यक्ति हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, तो हम बिना सोचे समझे उसकी इज्जत करने लगेंगे, भले ही वह व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा है। तो आखिर हम इस बात का पता कैसे लगाएं कि कौन वाकई ओहदे में बड़ा है और कौन इसका नाटक कर रहा है? सबसे पहले आपको खुद से सवाल करना होगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें उस व्यक्ति के ओहदे का क्या काम है। आप उस व्यक्ति से कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब सिर्फ एक ऊंचे ओहदे का व्यक्ति ही दे सकता है। कुल मिलाकर कंपनियां अक्सर अपने सामान को बेचने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करती है। वे हमारे स्वभाव को अच्छे से जानती है और इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से करती है। वे दिखाती है कि किस तरह हमारे जैसे लोगों ने उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और अपनी परेशानियों को दूर किया। हमें खुद को इस धोखे में आने से बचाना होगा। हमें सही और गलत में फ़र्क करना सीखना होगा।